हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के इतिहास के ऊपर। और बिहार के इतिहास में सबसे पहले पढ़ना पड़ता है हम लोग को मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में 3 वंश थे, हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश थे। और यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में हर हाल में क्वेश्चन पूछता है। बिहार का इतिहास काफ़ी छोटा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। और अब तो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस भी ये सारे क्वेश्चन पूछने लगे हैं। तो जितने भी एग्ज़ाम बिहार में होने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा। तो आज हम MCQs लगाने वाले हैं। इसका लगभग 25 MCQs होगा और सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे, उसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे। तो जितने भी MCQs होंगे उसका डिस्क्रिप्शन भी हम लोग देखेंगे, थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। और आप भी देखना कि आपका मगध साम्राज्य कितना कंप्लीट है और कितना क्वेश्चन इसका सही कर पा रहे हो। तो चलते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, मगध राजवंश का प्रतापी राजा बृहद्रथ का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो मगध साम्राज्य से भी पहले एक वंश था जो था बृहद्रथ वंश। और बृहद्रथ वंश के एक राजा थे जिनका नाम था जरासंध। जरासंध बृहद्रथ वंश के 9वें राजा थे, है ना। और इन्होंने ही इनको पराजित किए थे। कौन? तो भीम पराजित किए थे कृष्ण के कहने पे, है ना। और जय संहिता, जिसे महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है ना, तो महाभारत के अनुसार जरासंध को पराजित करने वाले थे भीम कृष्ण के कहने पे। तो बृहद्रथ के बारे में उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, पुराण में भी मिलता है और बौद्ध ग्रंथ में भी मिलता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो जरासंध बृहद्रथ का कैमा राजा है, तो ये 9वां राजा है। और एक बात और, मगध साम्राज्य ने अपने आसपास के जरासंध ने अपने आसपास के सारे क्षेत्र को जीत लिया था। कलिंग को जीतने वाला पहला व्यक्ति यही है जो कलिंग को जीता था, ठीक है। इसके बाद कलिंग को जीतेंगे महापद्मनंद और उसके बाद कलिंग को जीतेगा अशोक, है ना। तो बृहद्रथ जरासंध के बारे में बात किया गया है भागवत पुराण में भी, महाभारत में भी और बौद्ध ग्रंथ में भी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांव का अधिपति था? तो बौद्ध ग्रंथ का कहना है कि मगध साम्राज्य का जो राजा था बिंबिसार जब गद्दी पर बैठा था तो इस समय ये 80,000 गांव का राजा था। और बिंबिसार 3 शादियां करता है ना। एक तो करता है प्रसेनजीत की बहन से, है ना, प्रसेनजीत की बहन से, जिनका नाम होता है महाकोसला। और महाकोसला से विवाह करने के बाद इनको काशी दहेज में मिलता है और काशी 1 लाख रुपया सालाना इनकम देता था, है ना। उसके बाद चेटक की बहन से करता है शादी, है ना। और उसके बाद पंजाब की मद्रकुल की रानी क्षेमा से शादी करता है। तो 3 शादियां करता है बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लेता था? तो जो हमारे ये थे हुएनसांग का कहना है कि मगध साम्राज्य के समय जो कर थी भूमि कर, वो 1/6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार को सोनिया क्यों कहा जाता था? तो मगध सम्राट बिंबिसार को सोनिया इसलिए कहा जाता था कि उसके पास अस्थाई सेना था, इसलिए इसे सोनिया कहा जाता था। और इसी के दरबार में रहते थे कौन कौन? तो ये बुद्ध के भी समकालीन थे और ये महावीर स्वामी, यानी जैन धर्म में जो महावीर स्वामी हैं, इनके भी समकालीन थे। तो अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्धत्व की प्राप्ति की थी? तो गौतम बुद्ध के बारे में देखें तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563, है ना, 563 BC में। और महात्मा बुद्ध गृह त्याग करेंगे, है ना, गृह त्याग करते हैं। और गृह त्याग की घटना महात्मा बुद्ध को 28 वर्षों में वो अपने घर को त्याग देते हैं। और लगभग 6 वर्षों तक भटकने के बाद, यानी 34 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस समय वहाँ के राजा बिंबिसार थे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मगध में हुआ था, निरंजना नदी के किनारे, जिसे वर्तमान में फल्गु नदी कहते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो इस समय राजा थे कौन? बिंबिसार। नेक्स्ट, मगध सम्राट अजातशत्रु के राजा राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो राज विस्तार नीति का उल्लेख मगध सम्राट में निर्वाली सूत्र में किया गया है। अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में मगध और वैशाली के बीच कितने वर्षों का युद्ध चला था? मगध और वैशाली। तो अभी हम बात किए थे कि जो बिंबिसार थे हमारे, ये सब जड़ यही है। बिंबिसार
बिंबिसार 3 शादियाँ किए थे, ये तो हम बात किए थे, 3 शादी किए हैं ये। पहली शादी ये करेंगे कहाँ से, तो पहली शादी करेंगे ये प्रसेनजीत की बहन से, है ना, प्रसेनजीत की बहन जिनका नाम था महाकोसला, और इनको काशी दहेज में मिलता है। दूसरी शादी करेंगे ये चेटक की पुत्री से जिनका नाम होता है चेल्लना, है ना, और इनसे 2 पुत्र होता है, एक का नाम होता है हल और दूसरे का नाम होता है बेहल, है ना। और ऐसा माना जाता है कि ये युद्ध जो हुआ था, बिंबिसार मरने से पहले 18 लड़ियों वाला हीरे का हार इनको देकर रखे थे ये दोनों भाई को, और ये दोनों भाई भाग कर अपने नानी घर चले गए थे वैशाली, और अजातशत्रु को ये चाहिए था, इसलिए अजातशत्रु और वैशाली के बीच में युद्ध होता है, और ये युद्ध लगभग 16 सालों तक चलता है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और युद्ध में अजातशत्रु जीत जाता है, हल और बेहल जैन धर्म को बाद में स्वीकार करते हैं और अजातचेटक मारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में कब हुआ था, तो अजातशत्रु एक क्वेश्चन और पूछता है जिसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा कि अजातशत्रु के गद्दी पर बैठने के कितने वर्षों के बाद पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ये क्वेश्चन बीपीएससी का ही है। तो जब अजातशत्रु गद्दी पे बैठे थे तो 483 बीसी में ये युद्ध प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, और प्रथम बौद्ध संगति जो था इसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे, अच्छे से याद रखिएगा, महाकश्यप थे प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष। ये हुआ था राजगीर में, और प्रथम बौद्ध संगति के बाद ही हमारा सुत्त पीटक और विनय पीटक की रचना की गई थी। सुत्त पीटक और विनय पीटक की रचना की गई थी। और एक क्वेश्चन और आता है कि सुत्त पीटक के लेखक कौन थे, तो सुत्त पीटक के लेखक थे उपाली और विनय पीटक के लेखक थे आनंद, है ना, और आनंद महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य भी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अजातशत्रु की गद्दी पर बैठने के कितने वर्षों के बाद बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था राजगीर में, इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर देना। देखते हैं कितने बच्चे सही दे पाते हैं। किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था, तो कहा जाता है कि पाटलिपुत्र नगर जो था ये 2 नदियों के संगम पर बसा हुआ था। एक नदी थी गंगा और दूसरी नदी थी सोन, और इसी के संगम स्थल पर बसाया गया था, और ये बसाया गया था उदाइन के जरिए। और उदाइन कौन है, तो उदाइन जो है वो अजातशत्रु का पुत्र है। नेक्स्ट, हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था, तो अंतिम मगध सम्राट था नागदशक। काशी का प्रांतपाल होता है शिशुनाग, और शिशुनाग ही जो होता है ये इसके प्रधानमंत्री होते हैं। शिशुनाग ने ही मगध वंश हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करेंगे और शिशुनाग वंश की स्थापना करेंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई थी, तो वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाने का श्रेय जाता है शिशुनाग को। तो अच्छे से याद रखिएगा, पहला जो मगध की राजधानी थी वो था गिरिब्रज, जिसे राजगिरी के नाम से जाना जाता था, है ना। दूसरी राजधानी जो बनेगी वो बनेगी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो उदाइन को जाता है। और तीसरी राजधानी जो बनेगी वो बनेगी वैशाली, और वैशाली राजधानी बनाने का श्रेय जाता है शिशुनाग को। और चौथी राजधानी फिर से बनाया जाएगा पाटलिपुत्र को, और ये बनाएंगे फिर से कालाशोक। कालाशोक वैशाली से अपनी राजधानी कहाँ लेके चले जाते हैं, पाटलिपुत्र लेके चले जाते हैं, और कालाशोक के शासनकाल में ही दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था, तो अभी हम बात कर रहे थे कालाशोक के बारे में। कालाशोक के शासनकाल में 383 बीसी में ही दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन होता है। और दूसरी बौद्ध संगति के अगर अध्यक्ष के बारे में पूछे तो सबका मीर थे। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो सबका मीर थे। राजा कौन थे, कालाशोक थे। कब हुआ था, तो 383 बीसी में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है, तो उग्रसेन कहा गया है महापद्म नंद को। महापद्म नंद की सेना काफ़ी विशाल थी और इसका साम्राज्य
उत्तर में सतलज नदी, दक्षिण में नर्मदा गोदावरी नदी, पश्चिम में हमारी लूनी नदी और पूर्व में हमारा मगध साम्राज्य यानी कोसी नदी। यानी इस तरीके से इनका साम्राज्य पूरा फैला हुआ था। और इन्हीं के साम्राज्य के डर से, इन्हीं की सेना के डर से, आपको याद होगा सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दी थी। सिकंदर की सेना झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पीच का युद्ध लड़ेगी राजा पोरस के साथ। और जब सिकंदर की सेना को पता चलता है कि आगे मगध साम्राज्य में महापद्मनंद का शासन चल रहा है जिसके विशाल सेना है, तो इस डर से सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दी थी। तो महापद्मनंद का जो क्षेत्र था, ऊपर में ब्यास नदी से लेकर दक्षिण में गोदावरी। अब आप देख रहे हो क्षेत्र क्या है, इधर हमारी हो जाएगी लूनी नदी और इधर हो जाएगा हमारा कोसी नदी यानी बिहार का क्षेत्र। ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा महापद्मनंद का एरिया था। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस मगध साम्राज्य ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था? तो चाणक्य को अपमानित करने वाले थे धनानंद, और धनानंद महापद्मनंद के पुत्र थे। धनानंद का नाम धनानंद इसलिए रखा गया था क्योंकि ये धन के बड़ी प्रेमी थे, इनको पैसा चाहिए था। और जब ऐसा किया गया था तो चाणक्य ने प्रण लिया था कि जब तक मैं नंद वंश के साम्राज्य को ख़त्म ना कर दूँ तब तक अपनी चुटिया खुली रखूँगा, है ना। और ऐसा करते भी हैं। चाणक्य मौर्य की सहायता से नंद वंश को हराएंगे और मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। तो क्वेश्चन अगला है, मगध सम्राट धनानंद पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय गाथा का वर्णन नाटककार विशाख दत्त ने किस पुस्तक में की गई है? तो विशाख दत्त की पुस्तक कौन सी है? तो पुस्तक है मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस में ही इसके बारे में विशाख दत्त ने वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को पुरुषपुर से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था? तो पुरुषपुर यानी पेशावर, और पेशावर से पाटलिपुत्र बुलाने का श्रेय जाता है महापद्मनंद को। इन्होंने ही चाणक्य को बुलाया था कि मेरे पास आइए और मेरे साम्राज्य में रहिए। यानी महापद्मनंद के साम्राज्य में ही पाणिनि आए थे और धनानंद के साम्राज्य में भी ये रह रहे थे। लेकिन धनानंद जब इन्हें अपमानित करके निकालता है तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इसको पराजित करेंगे और मौर्य वंश के साम्राज्य में चले जाएंगे ये। नेक्स्ट, किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित की थी? तो केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, यानी मौर्य वंश के पहले शासक। मौर्यकालीन शासक व्यवस्था कितने प्रांतों या भागों में बटा हुआ था? तो मौर्य वंश का जो क्षेत्र था वो 5 प्रांतों में बटा हुआ था। अब ये 5 प्रांत कौन कौन से थे तो थोड़ा देख लेते हैं। पहला था उत्तरापथ, और उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, और उत्तरापथ के अंतर्गत कंबोज, कंधार, कश्मीर, पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र आते थे, यानी उत्तर का क्षेत्र हो गया। दूसरा था अवंती, और अवंती की राजधानी उज्जैन थी, और इसके अंतर्गत पश्चिम भारत आता था, यानी काठियावाड़, मालवा, गुजरात, राजपूताना का क्षेत्र। फिर था प्राची, और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, यानी मगध का क्षेत्र आता था, और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के क्षेत्र आते थे। यानी अगर आपको फिगर बन रहा है इमेज माइंड में तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। दक्षिण में अगर चले तो दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी, और इसमें आते थे दक्षिणापथ, दक्षिण स्थित प्रदेश के अंतर्गत दक्षिण के क्षेत्र आएंगे कर्नाटका, केरल, और एक था कलिंग, और इसकी राजधानी थी तोसली, और मौर्यकालीन प्रांत चक्र कहलाता था। तो ये अच्छे से याद रखिएगा कि 5 प्रांत आते थे और 5 में ये सारे प्रांत हैं। राजधानी अक्सर पूछा जाता है तो राजधानी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो ये हमारा पुस्तक है इंडिका, और इंडिका के लेखक कौन है इसका आंसर आप हमें कमेंट में कीजिएगा। नेक्स्ट, मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था किस अंग का प्रमुख होता है? मौर्यकालीन राजा व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था? तो मौर्यकाल के जो राजा होते थे वो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका सबको देखते थे, यानी आंसर होगा डी। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग था? तो समितियां इस समय थी हमारी 6। 6 समितियों के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो पहली समिति थी शिल्पकला समिति, और ये क्या करती थी? तो सड़क और भवनों के निर्माण करना, नगर की सफाई व्यवस्था की देखरेख करता था। दूसरा था विदेश समिति, और इसका मुख्य कार्य क्या था? तो विदेशों में रहने, खाने, दवा, मृत्यु आदि के अनुसार समाधान की व्यवस्था करना, अप्रत्यक्ष रूप से उनकी गतिविधि पर नज़र रखना। और ये जो व्यवस्था थी ये यूनानियों के लिए की गई थी।
तीसरी समिति थी जनसंख्या समिति, इसका मुख्य कार्य था जन्म और मृत्यु का रजिस्टर तैयार करना। चौथा था यो उद्योग और व्यापार समिति, और ये व्यापार समिति इसका काम था नियंत्रित करना, निर्धारण, वस्तु बिक्री, ये सारी व्यवस्थाओं को देखना। चौथा था वस्तु निरीक्षक समिति, बाजार में आदान प्रदान जो होता था उसकी देखभाल करता था, मिलावट या जमाखोरी पर रोक लगाता था ये। और पांचवा था कर निरीक्षक समिति। कर निरीक्षक समिति का कार्य क्या होता था? तो इसका कार्य रहता था वितरण रखना और करों की चोरी को रोकना। तो ये हमारी 6 समितियां थी जो मौर्य साम्राज्य का संचालन करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होते थे? तो मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद में 12 से 20 मंत्री होते थे। नेक्स्ट, मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के लिए कई विभाग बनाई गई थी, उन विभागों को क्या कहते थे? तो जो विभाग बनाया गया था उस विभाग को तीर्थ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और यह है हमारा लास्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख किया गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया है। और 18 तीर्थ कौन कौन है एक बार आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपको लगे स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रतिष्ठा किसे कहते हैं, नायक किसे कहते हैं, क्रमांकित किसे कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। 25 क्वेश्चन था मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य से, बाकी जो 25 क्वेश्चन बच रहे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।